गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं, और मैं जो रघुनाथ जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है उसमें जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 8 में आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो दूसरा अध्याय है ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी से जो व्यापार शुरू होता है, कंपनी से जो व्यापार करना शुरू करती है, व्यापार से साम्राज्य विस्तार तक कैसे किस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आती है, और किस प्रकार बंगाल से बाद में, बंगाल के बाद में मैसूर, मैसूर के बाद में मराठा, और इस प्रकार पूरा भारत है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने किस प्रकार अपने सहायक संधि के माध्यम से, विलय नीति के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अंग्रेज है वो एक कंपनी के रूप में आए थे जिसका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कंपनी ने अपने आप को एक शक्ति के रूप में उभारना शुरू कर दिया था। किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी बनी। 1600 में ब्रिटिश महारानी ने भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को अधिकृत कर दिया था, जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। अकबर से वो कुछ छूट लेते हैं, औरंगजेब के काल में वो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा वे मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर किस प्रकार है वो कालिकत्ता सहित 3 शहरों की जागीरें प्राप्त करते हैं। और कालिकत्ता शहर जो वर्तमान में कोलकाता है, उस जो कालिकत्ता गांव के ऊपर कलकत्ता शहर की नींव रखी जाती है। धीरे धीरे अंग्रेज अब बंगाल पर व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, बंगाल सबसे उपजाऊ था। बंगाल में अंग्रेजों को भू राजस्व के रूप में अच्छी मात्रा में राजस्व प्राप्त हो रहा था। कंपनी ने धीरे धीरे बंगाल में कालिकत्ता सहित 3 गांवों की जागीरें प्राप्त कर ली, और यहाँ पर किलेबंदी, दुर्ग और यूरोपियन जातियों को बसाना शुरू कर दिया था। किलेबंदी, दुर्ग और यूरोपियन जातियों को उन्होंने बसाना शुरू कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने, इसके अलावा कंपनी ने अपनी छोटी छोटी सैन्य टुकड़ी का निर्माण भी करना शुरू कर दिया था। कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां, जहां पर कंपनी के वेयर हाउस होते थे, जहां पर कंपनी निर्यात के लिए विभिन्न उत्पादों, वस्तुओं को एकत्रित करती थी, और हुगली के माध्यम से, बंगाल की खाड़ी के माध्यम से इसे यूरोपीय देशों को भेज दिया जाता था। तो इस प्रकार कंपनी है वो अपना ध्यान है वो व्यापार पर केंद्रित करती है। धीरे धीरे कंपनी किलेबंदी शुरू कर देती है, जिससे उनका टकराव बढ़ता जाता है। 1757 में प्लासी युद्ध, तो प्लासी का युद्ध होता है, वो बंगाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, या भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में, बंगाल में, मुख्य रूप से बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता है वो स्थापित हो गई थी। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था, और उसके स्थान पर मीर जाफर को नवाब बना दिया था। जब मीर जाफर भी अंग्रेजों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा, तो बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम है वो हार जाता है। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया जाता है। 1765 में मुगल सम्राट कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार है वो सौंप देता है। दीवानी अधिकार के अंतर्गत राजस्व वसूल करने का अधिकार है वो कंपनी के पास आ जाता है। राजस्व वसूली के माध्यम से कंपनी की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती जाती है। कंपनी को इतना अधिक राजस्व मिलता है, कंपनी को इतना व्यापार से लाभ होता है, क्योंकि कंपनी 1717 के फरमान के द्वारा वैसे ही 3000 रुपये वार्षिक के बदले बिना शुल्क चुकाए विदेशी व्यापार कर रही थी, और दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी और उसके व्यापारियों की आर्थिक स्थिति है वो संपन्न होने लगी। अब उसे भारत के साथ व्यापार चलाने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी आदि मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। भारत में व्यापार से होने वाली बचत इतनी अधिक होती थी कि कंपनी उससे न केवल अपने अधिकारियों कर्मचारियों की तनख्वाह, उनकी पेंशन, इसके अलावा अपने सैन्य खर्चे, किलेबंदी करने, दुर्ग निर्माण करने, यूरोपियों को बसाने, अपने सैन्य खर्चे, आयुध भंडार, हथियारों को खरीदने के लिए भी इनका प्रयोग है वो करने लगी। इसके बाद कंपनी का जो दूसरा लक्ष्य होता है वो मैसूर पर पड़ता है। मैसूर
मालाबार तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण रियासत थी जिस पर हैदर और टीपू सुल्तान का शासन था। अंग्रेजों के काल में जो मालाबार तट था वो व्यापार का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि मालाबार तट से काली मिर्च, इलायची, चंदन, इसके अतिरिक्त गरम मसालों का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, वो यूरोपीय देशों को किया जाता था। 1785 में टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से होने वाले अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। इसके कारण अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के जो संबंध है वो खराब हो गए थे। अंत में 1799 की जो मैसूर अंग्रेज और मैसूर का जो चौथा युद्ध होता है, जिसमें मैसूर और टीपू सुल्तान की निर्णायक हार होती है। टीपू सुल्तान इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। अब मैसूर जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो मालाबार तट पर था वो अंग्रेजों के अधिकार में आ जाते हैं। अंग्रेज मैसूर के साथ सहायक संधि करते हैं। मैसूर का जो पुराना राजवंश था, वाडियाड राजवंश, उसको सत्ता वापस सौंप दी जाती है और इस प्रकार मैसूर है वो भी अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त मराठे भी अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकते थे। मराठों का जो क्षेत्र था वो पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र इसके अलावा गुजरात का जो क्षेत्र है, इन इलाकों में मराठा साम्राज्य फैला हुआ था, भारत के पश्चिम भाग पर फैला हुआ था। मराठे 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की निर्णायक हार हुई और उनका दिल्ली पर अधिकार करने और शासन चलाने का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। मराठे चाहते थे कि दिल्ली पर उनका अधिकार हो, दिल्ली पर उनका नियंत्रण स्थापित हो। जब मराठे कमजोर हुए तो अंग्रेज उनको मराठों को अपने लिए चुनौती मानते थे। अंग्रेजों का मानना था कि मराठे वो दिल्ली पर उनके अधिकार करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रस्तुत कर सकते हैं। मराठों के साथ 3 लड़ाइयाँ हो जाती है। अंतिम लड़ाई में मराठों की हार होती है और जो मराठों का जो पेशवा होता है उसे भेज दिया जाता है, पेशवा पद से हटा दिया जाता है और बिठूर जो कानपुर के पास बिठूर है उसको वहाँ की रियासत है वो दे दी जाती है। इस प्रकार अंग्रेज है वो धीरे धीरे भारत के भाग्य निर्माता बन जाते हैं। उनका साम्राज्य भारत में विस्तृत हो जाता है, उनका साम्राज्य भारत में फैल जाता है। इसके अतिरिक्त हम लॉर्ड वेलेस्ली की हमने सहायक संधि के बारे में पढ़ा था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाने के लिए एक संधि का प्रस्ताव रखा था जिसे हम सहायक संधि कहते हैं। इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति करनी होती थी, ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त करना होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट अंग्रेजों का प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी होता था। अंग्रेजों का प्रशासनिक अधिकारी होता था, उसे उस राज्य के आंतरिक मामलों में दखल करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कोई भी भारतीय राज्य है वो बिना अंग्रेजों की सलाह के, बिना अंग्रेजों की परमिशन के दूसरे राज्य और दूसरी रियासत के साथ किसी प्रकार की कोई संधि या समझौता नहीं कर सकता था। इस पर रोक थी। वह अंग्रेजों की इजाज़त के बिना किसी दूसरे राज्य के साथ कोई संधि या समझौते में बंध नहीं सकता था। उसे इसके लिए अंग्रेजों की स्वीकृति लेनी होती थी। इसके अलावा उस राज्य को या उस रियासत को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। उस राज्य, उस रियासत की जो रक्षा का भार है वो कंपनी अपने हाथों में ले लेती थी। इसके लिए कंपनी एक अतिरिक्त टुकड़ी है उसकी राज्य की राजधानी में रखती थी, लेकिन जो कंपनी की तरफ से जो सैन्य टुकड़ी रखी जाती थी उसकी कर्मचारियों, उसके सैनिकों का वेतन, भत्ता, सुविधाएं, सैनिक आयुध, भंडार आदि, रसद आदि की जो पूर्ति है उसका खर्चा है वो संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था। इस प्रकार सहायक संधि के द्वारा अनेक भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अपना साम्राज्य विकसित करना था। अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य विकसित करना चाहते थे। इसी आधार पर उन्होंने अवध का आधा राज्य भी ले लिया, क्योंकि अवध के राजा ने जो अंग्रेजों के द्वारा जो सैन्य खर्च है उसको चुकाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके पास सैन्य खर्च नहीं था। तो सैन्य खर्च की पूर्ति के लिए उन्होंने अवध का आधा राज्य वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अवध का आधा क्षेत्र है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार हम लॉर्ड डलहौजी का काल भी देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी भारत में जो गवर्नर जनरल के रूप में सामने आया था, उसने विलय नीति के तहत
विलय नीति अपनाई थी, जिसे हम गोद निषेध नीति या हड़प नीति कहते हैं। इस नीति के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक, भारतीय राज्य का शासक या रियासत का शासक है, यदि उसके कोई पुरुष संतान नहीं है तो वह अपने संबंधी के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाकर या संबंधी के पुत्र को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। इस आधार पर उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध नीति है, हड़प नीति है या विलय नीति है, इस नीति के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक बिना संतान के रहता था तो वह अपने संबंधी के पुत्र को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। ऐसी स्थिति में उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के द्वारा कई भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। हड़प नीति के तहत या गोद निषेध नीति के तहत यह तर्क दिया गया था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा हो जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर उसने कई रियासतों जैसे सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथों में चली गई। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और नया तर्क दिया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। इस आधार पर उन्होंने अवध का जो क्षेत्र है, अवध का जो राज्य है, उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य का उसके तहत उसे मिला लिया गया था। अवध के राजा पर कुशासन का आरोप लगाया था और कहा गया था कि वह अपना राज्य है वो सही ढंग से नहीं चला रहा है, और अवध का राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध का साम्राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार गोद निषेध नीति के तहत एक के बाद एक भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आज हमारा जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें जो दो प्रश्न हैं, रेगिस्तान और मिलान करने वाले, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए। इसके बाद में जो प्रश्न बचते हैं सही गलत वाले और प्रश्नोत्तर, ये ज़्यादातर जो मैंने बोर्ड पर नोट्स लिखाए हैं वो उन्हीं में से प्रश्नों में उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। जो नोट्स है उनको आप ध्यान से लिखना, आपको उनको याद करना, और सारे प्रश्न उत्तर है वो आपको करने हैं। आपकी कॉपी है वो कभी भी मंगाई जा सकती है। तो मिलान करने वाला का जो पहला बिंदु है दीवानी, भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को दीवानी अधिकारी कहते थे। अंग्रेजों को 1765 में बंगाल का दीवानी या राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया था। दूसरा है शेरे मैसूर। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। शेरे मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। फौजदारी या फौजीदारी अदालत का क्या काम करती थी? फौजदारी अदालत है वो फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करती थी। फौजदारी मुकदमों में हत्या, लूट, गंभीर अपराध या हत्या का प्रयास या अंग भंग या चोट या किसी को मार देना जैसे अपराध शामिल होते हैं, उसको हम फौजदारी मुकदमे कहते हैं। सिपाही, रानी चिन्नम्मा, कित्तूर में जो अंग्रेजी विरोधी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व है वो रानी चिन्नम्मा ने किया था। तो रानी चिन्नम्मा है, उसने कित्तूर में अंग्रेजी विरोधी जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। सिपाही, सिपाही शब्द है वो सिपाही का भारतीय संस्करण है। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आया था। रेगिस्तान, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत कौन सी युद्ध से हुई थी? प्लासी की जंग से। और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की शुरुआत किससे हुई थी? प्लासी की जंग से हुई थी। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की शुरुआत प्लासी के जंग से हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे बच्चों बताओ? मैसूर के। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध 2 युद्ध लड़े थे और टीपू सुल्तान ने भी 2 युद्ध लड़े थे। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था, जिसके तहत मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई थी और वाडियार वंश को सत्ता दे दी गई थी। प्राचीन जो वाडियार वंश था उसको सत्ता में वापस लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति अपनाई थी जिसे हम विलय नीति, हड़प नीति या गोद निषेध नीति कहते हैं। विलय नीति, हड़प नीति या गोद निषेध नीति। विलय नीति,
हड़प नीति या गोद निषेध नीति। अगला है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमोत्तर भारत है, उसमें उनकी पश्चिम भारत में उनकी सत्ता है वो स्थित थी। पश्चिमोत्तर भारत में या पश्चिम भाग में, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र आते हैं, वहां पर मराठाओं की सत्ता है वो विद्यमान थी। तो इस प्रकार हमने अपने प्रश्न उत्तर भी देखे। बाकी प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, फेयर कॉपी डाल के रखो, आपकी कॉपी कभी भी मंगाई जा सकती है। मिलान करो और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले मैंने बोर्ड पर करा दिए, इनको लिखना है, याद करना है। बाकी प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं। कल हम तीसरा अध्याय वो शुरू करेंगे, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।